से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब हमारी क्लासें कंटिन्यूसली चल रही है, आपको अगर इस क्लास के जो नोट्स वगैरह चाहिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। इस वीडियो के जो यूट्यूब चैनल पे डलेगा या यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको डेली क्लास नोट्स या जो पैनल पीडीएफ के नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने सॉइल फिजिक्स में कुछ बेसिक चीज़ों को स्टडी किया था और उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों ने उनको एंजॉय भी किया होगा। अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था सॉइल सेपरेट्स को, सॉइल सेपरेट्स की स्टडी की थी। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पूरी सॉइल साइंस इन सॉइल सेपरेट्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मेनली जो सॉइल फिजिक्स है वो तो सॉइल सेपरेट्स के चारों तरफ ही आपको सारी चीजें घूमती हुई मिलेगी, इसीलिए आपको ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। सॉइल सेपरेट्स के अंदर कल मैंने आप लोगों को जो फाइन, जिसको फाइन अर्थ कहते हैं या सॉइल कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन मैंने अच्छे से समझा दिया था। मैंने IEEE वाला भी समझाया जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, जिसका पहले इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के नाम से हुआ करता था। या UST वाला भी मैंने आपको समझाया, और BSI जिसको अपन बात करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है, उसका क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में एक हो जाता है रॉक फ्रेगमेंट, यानी कि जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स या इसको बोलते हैं कोर्स फ्रेगमेंट्स। ये क्या होता है इसको समझ लो। मान लेते हैं सॉइल के अंदर जिन पार्टिकल्स का डायामीटर 2 mm से लेस देन होगा उनको हम सॉइल के अंदर काउंट कर लेंगे और उनका हम एनालिसिस भी करेंगे और उनका हमने क्लासिफिकेशन भी अच्छे से समझ लिया। पर अगर ऐसा होता है, मान लो कि किसी पार्टिकल का डायामीटर इस 2 mm से मोर देन है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे? उस कंडीशन में हम कहेंगे रॉक फ्रेगमेंट या उसको कहेंगे कोर्स फ्रेगमेंट। तो हम डायरेक्टली सबसे पहले कहेंगे किसको, ये बात समझ लेते हैं। तो व्हेन डायामीटर ऑफ पार्टिकल इज मोर देन, व्हेन डायामीटर ऑफ पार्टिकल is more than 2 mm called rock fragment। देखो, ये भी JRF SRF दोनों में पूछा जा चुका है कि रॉक फ्रेगमेंट में भी डायमीटर देख के डायरेक्टली पूछ लेता है, उसकी साइज के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजों को मैं यहीं पर क्लियर करवाते हुए चलूंगा, इसीलिए आपको बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रॉक फ्रेगमेंट जो होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं एक बात। जैसे मान लो किसी पार्टिकल का डायमीटर, ये 4 टाइप के हैं जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। पहले नंबर पे आ जाता है ग्रेवल, पहले नंबर पे क्या आ जाता है? ग्रेवल। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है कोबाल। नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं तो आ जाता है स्टोन। नंबर 4 पे आ जाता है बोल्डर। नंबर 4 पे क्या जाता है? बोल्डर। अगर इन चारों को हम समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यानी 4 क्लासेज में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। 4 क्लासेज का मतलब है कि अगर किसी भी पार्टिकल का डायमीटर 2 mm से मोर देन है और वो सॉइल में प्रेजेंट है तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया है? हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। ग्रेवल, कोबाल, स्टोन एंड बोल्डर 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। अगर किसी भी पार्टिकल जो सॉइल में प्रेजेंट है उसका डायामीटर 2 से लेकर 75 mm के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं ग्रेवल। अगर 75 से उसका डायामीटर 250 mm के बीच में रहता है तो उसको बोलते हैं कोबाल। और अगर मान लीजिए उसका डायामीटर 250 से लेकर 600 mm तक रहता है तो उसको बोलते हैं स्टोन। और अगर किसी का डायामीटर 600 mm से भी मोर देन होता है तो उसको बोलते हैं बोल्डर। यानी क्लासिफिकेशन में आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि स्टोन का डायामीटर कितना है,
250 से 600 mm होता है। सबसे हाईएस्ट फ्रेगमेंट कौन सा होता है? बोल्डर होता है। और जो कोर्स फ्रेगमेंट्स होता है उनमें सबसे छोटा वाला कौन सा होता है? ग्रेवल। ग्रेवल तो हम काफी बार यूज करते हैं, जो जैसे कोई सड़क बनाते हैं तो उसके अंदर स्टार्टिंग में जो मोरम डालते हैं उसके लिए बोलते हैं ग्रेवल सड़क है, जिसपे डामर नहीं डली हुई होती है, उसके लिए ग्रेवल वर्ड यूज किया जाता है बहुत बार। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यानी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान देना एक बार सामने की तरफ। यानी हमने सॉइल सेपरेट्स स्टार्ट किए थे और सॉइल सेपरेट्स हमने ऑलमोस्ट पढ़ भी लिए थे उनके क्लासिफिकेशन। लेकिन हमने कहा कि सर जिनका डायामीटर 2 mm से लेस देन होता है हम उसी को सॉइल में काउंट करेंगे, और इनका हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीटली स्टडी कर लिया था। लेकिन अगर किसी का डायामीटर 2 mm से मोर देन है सॉइल के अंदर, तब हम क्या कहेंगे? तो उस केस के लिए मैंने आपको नया क्लासिफिकेशन दिया है कि जिनका डायामीटर 2 mm से मोर देन होता है उनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है ग्रेवल, फिर आ जाता है कोबाल, फिर आ जाता है स्टोन, फिर आ जाता है बोल्डर। बोल्डर सबसे बड़ा वाला क्लास है, और ये वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है। स्टोन का ऑलरेडी पूछा जा चुका है, डायरेक्ट देता है 250 टू 600 mm अगर सॉइल पार्टिकल्स का डायमीटर देन उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्टोन कहेंगे। और 600 mm से भी मोर देन है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? उस केस में हम कहेंगे बोल्डर। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेसिकली हमने 3 पार्टिकल्स के बारे में स्टडी की, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सैंड पार्टिकल। अब सैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको डिस्कस करने की जरूरत है उनको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, थोड़ा आइडिया हमको होना चाहिए कि सर सैंड पार्टिकल जो है इसकी साइज क्या है, इसका डायामीटर क्या है। सबसे पहले इस बात को हम स्टडी करते हैं। तो सर अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग है, उस केस में क्या करें? सबसे पहले हम बात करते हैं IUSS का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। वहां डायमीटर था 2 से स्टार्ट हुआ था, और 0.02 mm के बीच में जो पार्टिकल्स थे उनको हमने कहा था सैंड पार्टिकल्स। याद रखना सैंड पार्टिकल्स को हमने, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो 2 से 0.2 था और 0.2 से 0.02 था। मैंने कहा था पॉइंट को सिर्फ आगे की तरफ हमको फॉरवर्ड करना है, यहां से हमने बढ़ा दिया तो 0.2 हो गया। नेक्स्ट का क्या था? नेक्स्ट का 0.2 से 0.002 था, और इससे लेस देन होता है वो किसका आ जाता है? वो क्ले का आ जाता है। ये क्लासिफिकेशन था। यहां से लेकर यहां तक एक ही पार्टिकल का नाम था, जिसको इसको हमने कहा था ये कोर्सर सैंड है, और ये कौन सी थी? ये फाइन सैंड थी। मैंने कहा था दोनों क्लास किसके हैं? सैंड के हैं। तो अगर आपको केवल सैंड पूछे, कोर्स या फाइन नहीं पूछे, तो उस केस में यहां से लेकर आप लोग यहां तक का जो डायामीटर है उसको काउंट करेंगे, यानी 2 से लेकर 0.2 mm तक। आप चाहो तो इसको रिवर्स करके या घुमा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूं, छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं। 0.2 से 2 mm के बीच में जो पार्टिकल होते हैं उनको हम कहते हैं सैंड पार्टिकल। ये किसने दिया था? IEEE ने। दूसरा है USDA। दूसरा किसने दिया? USDA ने दिया। USDA ने क्या किया? USDA ने कहा कि 2 से लेकर 0.05 mm तक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सैंड बोलते हैं। इसने आपको पता हो तो अलग अलग दिया था, 2 से 1 था, 1 से 0.5 था, इसके बाद में क्या था? 0.5 से 0.25 था, आपको याद हो तो 0.25 से 0.1 था। तो याद रखना जो पांचवा क्लास था जहां 0.05 आ गया था, वहां तक का हमको काउंट में लेना है, काउंटिंग के अंदर हमको काउंट करना है। तो ये किसका डायमीटर आ जाता है? ये आ जाता है केवल अगर हम बात करते हैं तो सैंड का डायमीटर आ जाता है। इसका भी अगर हम हाफ करेंगे तो 0.02 हो जाता है, जिसके बाद में वो सिल्ट के अंदर चला जाता है। इसको भी अगर आप घुमा के लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं रोटेट करके लिख देता हूं। कल पढ़ी हुई चीजों को ही एक बार वापस से आपके सामने रिपीट हो रही है। 0.05 से 2 mm, ये किसके अकॉर्डिंग था? ये किसके अकॉर्डिंग है? USDA के अकॉर्डिंग है। USDA का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसका पूरा नाम है। पहली चीज क्लियर है, हमने साइज को क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो सैंड क्लास है, इस सैंड के अंदर अगर आप में ये पूछ लिया जाता है कि इसकी जो शेप होती है, देखो साइज का मतलब होता है हम डायामीटर की बात करें, किसकी बात करें कि वो कितना मोटा होगा, ये तो उसकी साइज है या डायामीटर है। शेप का मतलब है वो प्लेट के जैसे दिख रहा है, वो बिल्कुल राउंड है, या फिर वो एकदम पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी शेप कैसी है। शेप की हम बात करें तो ध्यान रखना जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं इनकी शेप होती है स्फेरिकल। कैसी शेप होती है इनकी? इनकी शेप होती है स्फेरिकल।
स्फेरिकल होती है या फिर रहती है इर्रेगुलर, कुछ फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर इनकी शेप रहेगी। मेन इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल। कौन सा इंपॉर्टेंट है? स्फेरिकल इसका इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सैंड का। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। ये प्रॉपर्टी जो बेसिक क्लासें आपकी डली हुई है उनमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस एरिया की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस एरिया की। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया तो मैंने कहा था जैसे जैसे किसी भी पार्टिकल का डायामीटर या जिसको हम साइज कहते हैं रिड्यूस होती है, वैसे वैसे उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही मैंने कहा था पोरोसिटी के केस में भी कि जैसे जैसे डायामीटर रिड्यूस होगा पोरोसिटी उसकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब आपको पता है कि सैंड पार्टिकल सबसे बड़ा है और सबसे छोटा पार्टिकल तो क्ले है। मतलब इसके अंदर क्या मीन बनता है? इसका सीधा सा मीन एक ही बनता है कि अगर इसकी साइज सबसे बड़ी है तो हम कह देंगे इसका सरफेस एरिया लोवेस्ट है। भैया इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? लोवेस्ट सरफेस एरिया। सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों के अंदर अगर किसी का सबसे कम सरफेस एरिया होता है तो दैट इज सैंड फ्रैक्शन। और उसका कारण आपको पहली ही क्लास में मैंने जनरल जो क्लास ली थी आपकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, उसमें कुछ आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। उसमें मैंने कहा था जैसे जैसे किसी पार्टिकल का डायामीटर रिड्यूस होता है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और इसका उल्टा करें तो जैसे जैसे किसी का डायामीटर बढ़ता जाता है उसका सरफेस एरिया रिड्यूस होता चला जाता है, यानी इसका लोवेस्ट होता है सरफेस एरिया। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC बार बार लिखता जाऊंगा, WHC का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लोवेस्ट होती है। तो याद रखना लोवेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी क्या होती है? लोवेस्ट होती है। ध्यान रखना वाटर जनरली हेल्ड कहां होगा? सरफेस के ऊपर। वाटर कहां चिपकता है? सरफेस के चारों तरफ आके। जो फोर्स जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपको मैंने बताया था, एक तो बताया था मैंने आपको कोहेशन, एक मैंने आपको अगर याद हो आपको तो एक तो मैंने कहा था कोहेशन, जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसी में डिस्कस किया। मैंने कहा था आपको कि स्टार्टिंग की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो टर्मिनोलॉजी आती है वो वहीं से ली गई है जो पहले क्लासों में आपको एक्सप्लेन की है। कोहेशन होता है, एक यहाँ होता है एडिशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है, जीआरएफ एसआरएफ दोनों में पूछा जा चुका है कि सॉइल के अंदर जो वाटर होल्ड होता है वो कौन से फोर्सेज के द्वारा हेल्ड किया जाता है? तो ध्यान रखना वो कोहेशन एडिशन के द्वारा। तो ये सॉइल का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों डिसिमिलर हो गए, और डिसिमिलर पार्टिकल्स का मतलब हो गया एडिशन। इसके बाद में ये पार्टिकल, ये वाटर का मॉलिक्यूल था, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल चिपक रहा है, यानी दोनों सिमिलर हो गए, इसका मतलब कोहेशन। दोनों फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए, लेकिन जिसका जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका एडिशन फोर्स भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन हमने कह दिया इसका तो सरफेस एरिया ही क्या है? कम है, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाती है देखो नो प्लास्टिसिटी। इसके अंदर प्लास्टिसिटी जो होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। नो प्लास्टिसिटी, नो स्टिकीनेस, इसके अंदर जो स्टिकीनेस है वो भी प्रेजेंट नहीं रहती है। ध्यान रखना स्टिकीनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं रहती है। नो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, नो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ये सारी प्रॉपर्टीज लोवेस्ट वाले लिखवा रहा हूं, हाईएस्ट भी लिखवाऊंगा कि इसमें हाईएस्ट क्या रहता है। ये लोवेस्ट की बात कर रहा हूं। सरफेस एरिया क्या है? लोवेस्ट है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? लोवेस्ट है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, NHC का मतलब होता है न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। याद रखना, आगे शॉर्ट लिखवाऊंगा, यहां पूरा नाम लिखवा देता हूं एक बार, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। WHC का क्या पूरा नाम है? WHC का पूरा नाम है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल या यूनिट वेट ऑफ सॉइल के द्वारा जो वाटर होल्ड किया जाता है उसको बोलते हैं उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और न्यूट्रिएंट होल्डिंग का मतलब होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होल्ड बाय या हेल्ड बाय ए यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास ऑफ सॉइल, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें कम होती है। अब नया शब्द आया आपके सामने प्लास्टिसिटी। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? सबसे पहले ये समझते हैं प्लास्टिसिटी क्या होता है। देखो प्लास्टिसिटी को एक्सप्लेन कर देता हूं।
प्लास्टिसिटी का मीन होता है कि मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट का मतलब है आपने थोड़ा सा सॉइल लिया, इस सॉइल के अंदर आपने थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड कर दिया, यानी मॉइस्ट सॉइल लेनी है आपको। सॉइल कौन सी लेनी है? मॉइस्ट सॉइल की हम बात कर रहे हैं। जैसे इसको आप बिल्कुल देसी तरीके से समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपने बचपन में खिलौने बनाए होंगे, यानी बचपन में आपने काली मिट्टी ली होगी जिसको आप घर पे जनरली घर वाले पहले पुराने टाइम में घर बनाने के लिए काम में लेते थे। तो उस काली मिट्टी की हम बात करते हैं। उस काली मिट्टी को जैसे ही आप लोग थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करते थे, उसके बाद में उससे आप जो खिलौना बनाना चाहते थे बना सकते थे। आपका मन किया हाथी घोड़ा ऊंट जो भी आपको बनाना था आपने बना लिया। यानी जैसे मान लो आपने मिट्टी का, ये थोड़ा सा मिट्टी थी, इस मिट्टी को अपनी अंगुलियों से फोर्स लगा के मान लो इसने आपने चाहा कि इसमें यहाँ पर हमें जो जानवर बनाना है उसकी गर्दन बना दूं, तो गर्दन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सैंड सॉइल देता हूँ। कौन सी सॉइल देता हूँ? सैंड सॉइल देता हूँ। और आपको कहूँ कि इससे कोई खिलौना बना के दिखाओ, बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सैंड सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए उससे खिलौने नहीं बनते हैं। तो ये प्लास्टिसिटी आखिरकार होती क्या है? प्लास्टिसिटी का मतलब होता है मोइस्ट सॉइल पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करके, आपने मिट्टी ली मोइस्ट, उस पे प्रेशर अप्लाई किया अंगुलियों से, उसको किसी दूसरी शेप में आपने डाल दिया, दूसरी शेप में डालने के बाद आपने प्रेशर हटाया, यानी अपनी अंगुलियों को वहां से हटा लिया और वो उसी शेप के अंदर रह जाती है, उस शेप को रिटेन करती है, दैट इज नॉन एज प्लास्टिसिटी। यानी मोइस्ट सॉइल पर आपने प्रेशर अप्लाई करके उसको किसी ना किसी शेप में कन्वर्ट कर दिया और उस शेप में कन्वर्ट करने के बाद वो उसी शेप को रिटेन करती है आफ्टर फोर्स को रिमूव करने के बाद की हम बात कर रहे हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स अगर उस शेप को रिटेन करती है, दैट इज नॉन एज प्लास्टिसिटी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी, आगे चल के बहुत काम आएगी है। व्हेन मॉइस्ट सॉइल converted into any shape by force and its retain the shape after removal of force, that is called प्लास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आएगी। प्लास्टिसिटी के लिए किसी भी सॉइल के अंदर एटलीस्ट ध्यान रखना, एटलीस्ट 50% क्ले का प्रेजेंट होना जरूरी है। 50% या इससे मोर देन, एटलीस्ट का मतलब है लोएस्ट कंटेंट है 50%। 15% से मोर देन आपके वहां पर क्या होनी चाहिए? 15% से मोर देन क्ले होगी, तभी ये कैरेक्टर एग्जिबिट करेगी सॉइल। अदरवाइज अगर मान लीजिए 14% भी अगर उसमें क्ले है तो उसमें प्लास्टिसिटी का कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखवाया आपको कि नो प्लास्टिसिटी। स्टिकीनेस का मतलब होता है जैसे ब्लैक सॉइल को आप मॉइस्ट करने के बाद, वेट करने के बाद अगर आप उसको अंगुलियों के बीच में से पिचका के वापस हटाते हो तो दोनों तरफ चिपक जाती है, दैट इज स्टिकीनेस। आप बालू को लीजिए, जो सैंडी सॉइल है उसको उठा दीजिए, गीला करने के बाद आप अंगुलियों को उठाओगे, गिर जाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं, उसको बोलते हैं स्टिकीनेस। आगे आ जाता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। जब हम ब्लैक सॉइल को, या फिर यूं कहें जो ब्लैक सॉइल के अंदर जो मोंट मोरोनाइट मिनरल होता है, जैसे ही हम उसके अंदर मॉइस्चर देते हैं, उसमें वाटर अप्लाई करते हैं तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और जब वो वापस से ड्राई होता है तो उसमें वापस से श्रिंकेज हो जाती है। स्वेलिंग का मतलब होता है वाटर को एब्जॉर्ब करके मिनरल का डायामीटर इंक्रीज होना, दैट इज स्वेलिंग। और जब वापस से वो मिनरल ड्राई होता है तो उसका डायामीटर वापस से, या यूं कहें उसका जो आकार होता है वो वापस से रिड्यूस होता है, दैट इज श्रिंकेज। तो स्वेलिंग श्रिंकेज भी प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। आप मॉइस्चर दोगे तो इसका जितना डायामीटर है उतना ही रहेगा, ना इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी। सर ये सारी प्रॉपर्टीज तो कम है, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है जो हाईएस्ट होती है? ध्यान रखना, इसमें एरिएशन हाईएस्ट होता है। एरिएशन क्या होता है? एरिएशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो समझना एरिएशन क्या होता है। एरिएशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हाट इज एरिएशन। एरिएशन का मीन होता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये सॉइल की सरफेस है, ये सॉइल सरफेस है,
अब देखो सॉइल की जो सरफेस होती है उसके नीचे तो क्या होती है, उसके नीचे सॉइल होती है, ऊपर क्या होता है, ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर सारी की सारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सारी गैसें प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पर ऑल गैस जो होती है, वो गैसेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और नीचे की बात करें तो नीचे जैसे मान लीजिए ये सॉइल के पार्टिकल्स है, और सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर भी तो एयर प्रेजेंट होती है। यहाँ सॉइल के अंदर जो एयर होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल एयर। क्या बोलते हैं उसको, सॉइल एयर। यानी एक एयर एटमॉस्फेयर में, एक एयर हमारी सॉइल के अंदर, इसको हमने सॉइल एयर कहा। यहां से कोई गैस बाहर जाए और बाहर वाली कोई गैस सॉइल के अंदर आए, यानी इंटरचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सॉइल एयर। एटमॉस्फेयर और सॉइल के अंदर जो एयर है, इन दोनों के बीच में गैस का जो इंटरचेंज होना होता है उसको बोलते हैं एरिएशन। क्या बोलते हैं उसको, एरिएशन। ये बार बार आपको आएगा, यानी कहने का मतलब यहां यह है कि इंटरचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमॉस्फेयर, इंटरचेंज ऑफ gases between atmosphere and soil air is called एरिएशन। इसको बोलते हैं एरिएशन। अब आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझा देता हूं। देखो यहां पर बड़े बड़े पार्टिकल है, इन बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में जो पोर स्पेस होता है उसका डायमीटर भी बड़ा होगा। जैसे ये बड़े पार्टिकल है, यहाँ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है, यानी ये क्ले के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो ये डायमीटर होता है, या यूं कहें जो पोर स्पेस होता है, ये पोर स्पेस भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इनके बीच में बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो ज्यादा हाई स्पीड से होता है। वाटर जो होता है इसमें इजीली एंटर कर जाता है, क्योंकि यहाँ डायमीटर क्या है, बड़ा है। यहाँ डायमीटर छोटा होने से वाटर इसके अंदर बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, और जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में जो इंटरचेंज होता है बहुत स्लो होता है। इसका मतलब अगर पार्टिकल्स का डायामीटर, या यूं कहे पार्टिकल्स की साइज बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि एरिएशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। देखो दो कंसेप्ट है। आपको पहले मैंने क्या सिखाया था, पहले मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर साइज डिक्रीज होती है, साइज ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की जो साइज होती है, अगर वो साइज डिक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि जो पोरोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ये मैंने आपको सिखाया था। साइज डिक्रीज हुई, पोरोसिटी इंक्रीज हो गई। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर जहां पोरोसिटी ज्यादा होगी वहीं पर एरिएशन भी ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पोरोसिटी ज्यादा होती है लेकिन पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनके बीच में जो पोर स्पेस होता है वो होता है माइक्रो पोर स्पेस। कौन सा पोर स्पेस होता है, माइक्रो पोर स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी उसका डायमीटर 0.06 mm से भी लेस देन होता है। इसीलिए गैस आपस में इंटरचेंज नहीं हो पाती है एटमॉस्फेयर और उसके बीच में, जबकि सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स का डायमीटर बड़ा होता है, इसीलिए गैस इजीली इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें एरिएशन की, तो एरिएशन ध्यान रखना, ये तो बात थी हमारे यहाँ पोरोसिटी की, लेकिन एरिएशन के केस में ध्यान रखना, एरिएशन के केस में क्या ध्यान रखोगे कि एरिएशन लार्ज पार्टिकल्स में ज्यादा होगा। याद रखना एरिएशन इंक्रीज होता है कब, व्हेन डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। बहुत आराम से मैंने समझाया है। एरिएशन कब इंक्रीज होगा, जब डायामीटर बढ़ेगा पार्टिकल्स का। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल्स बड़े होंगे तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो पोर स्पेस बनता है वो भी बड़ा होगा, मैक्रो पोर स्पेस बनेगा। जहां मैक्रो पोर स्पेस ज्यादा होगा वहां एरिएशन ज्यादा होगा। दूसरी बात, यहां साइज अगर इंक्रीज होती है तो पोरोसिटी इंक्रीज होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको लिखाया था कि जो मैक्रो पोर स्पेस होता है, मैक्रो पोर स्पेस जो होता है, ये मैक्रो पोर स्पेस तो याद रखना सैंडी सॉइल के अंदर, सैंडी सॉइल के अंदर, या यूं कहें सैंड में ज्यादा होता है। किसमें ज्यादा होता है, सैंड के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें माइक्रो की, किसकी बात करें, माइक्रो पोर स्पेस की बात करें, तो ये होता है क्ले में। तो क्ले में माइक्रो पोर स्पेस ज्यादा है, पोर बहुत छोटे हैं, एयर मूव ही नहीं कर सकती एटमॉस्फेयर से सॉइल में और सॉइल से एटमॉस्फेयर में, इसीलिए एरिएशन ज्यादा किसमें होता है, जिसका डायमीटर बड़ा होगा। यानी हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर यहां पीछे एकदम क्लियरली हम लिख सकते हैं दो प्रॉपर्टीज के अंदर कि जो सॉइल एरिएशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। सॉइल एरिएशन एंड सॉइल ड्रेनेज
ये दोनों होते हैं ड्रेनेज आर हाईएस्ट। देखो हाईएस्ट इसमें क्या क्या है, एक तो है सॉइल ड्रेनेज, एक है सॉइल एरिएशन। एरिएशन का मतलब हो गया इंटरचेंज ऑफ गैसेज, और ड्रेनेज का मीन होता है कि सॉइल के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है उस वाटर का रिमूव होना सॉइल ड्रेनेज कहेंगे। यानी लार्ज साइज बड़े वाले पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, लार्ज साइज जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाटर इजीली रिटेन नहीं कर पाता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे फटाफट नीचे चला जाता है, जिससे सॉइल के अंदर जो एक्सेस मॉइस्चर होता है या एक्सेस वाटर होता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। इसीलिए ड्रेनेज की फैसिलिटी क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन ब्लैक सॉइल में या जिसकी साइज छोटी होती है उसमें माइक्रो पोर स्पेस होता है, और माइक्रो पोर स्पेस में वाटर आराम से रिटेन रहता है, वो इजीली ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे नहीं जाता है, इसीलिए वहां पर एरिएशन की प्रॉब्लम होती है, वहां पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज वहां ज्यादा होती है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज क्ले के अंदर क्या होती है, लोवेस्ट होती है, और यही वहां पर दिक्कतें बन जाती है। ये सारी चीजें जब हम आगे चल के सॉइल वाटर पढ़ेंगे, सॉइल टेम्परेचर पढ़ेंगे, सॉइल एरिएशन पढ़ेंगे, वहां पर ये प्रॉपर्टीज आपको वहां वापस से बार बार परेशान करेगी। तो जो कंसेप्ट वाली चीजें समझा रहा हूं वो यहीं पर क्लियर करके चलेंगे हम आगे, तब जाके आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें बहुत इजीली आप लोग समझ लोगे, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, ये दोनों प्रॉपर्टी हाईएस्ट होती है, बाकी सारी लोवेस्ट होती है। इसके अंदर अगर पोर स्पेस की बात करें तो इसमें मैक्रो पोर स्पेस होता है, चाहो तो लिख सकते हो। जो पोरोसिटी है वो भी कौन सी होती है, मैक्रो पोरोसिटी होती है, माइक्रो पोरोसिटी नहीं होती है। अब हमको इसको हमको असेसमेंट करना है या डिटरमाइन करना है, तो इसकी डिटरमाइन कैसे करते हैं। डिटरमिनेशन मेथड, तो इसका डिटरमिनेशन मेथड जो होता है वो स्विंग द्वारा करते हैं, या जो सिव होती है उसको उसका यूज करते हैं। सिव क्या होती है, सिव बोलते हैं छलनी को। कहने का मतलब ऐसे एक छलनी लेंगे, इस छलनी के अंदर बहुत सारे पोर स्पेस होते हैं। हम क्या करते हैं, एक ऐसी छलनी लेंगे जिसके पोर स्पेस का, इस वाले पोर का डायमीटर मान लीजिए 0.05 mm से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, तो छोटे वाले पार्टिकल तो सारे ऊपर जाएंगे, बाकी को छान के नीचे भेज देंगे। जो नीचे चले गए वो सारे के सारे सैंड के पार्टिकल है, जो ऊपर रह गए वो किसके हैं, वो सिल्ट के और क्ले के पार्टिकल्स है। तो इसके लिए जो मेथड यूज की जाती है उस मेथड का नाम है सिविंग। कौन सी मेथड यूज की जाती है, सिविंग। यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सैंडी पार्टिकल्स को हम अगर डिटरमाइन करना चाहें तो कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं सिविंग मेथड का यूज करते हैं। छलनी से छान कर हम इनको डिटरमाइन करते हैं। तो इसकी बेसिक क्या क्या बातें हो गई है उनको वापस से रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करते हैं तो पहला हो गया सैंड फ्रैक्शन की साइज ISSS के अकॉर्डिंग अलग है, UST के अकॉर्डिंग अलग है। इसके बाद में हमने कहा इसकी शेप कैसे होती है, इसकी स्फेरिकल शेप होती है। फिर हमने कहा इसके अंदर प्रॉपर्टीज की बात की, तो लोवेस्ट सरफेस एरिया होता है, लोवेस्ट वाटर होल्डिंग न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, नो प्लास्टिसिटी, नो स्टिकीनेस, नो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ये जो प्रॉपर्टीज है ये वाली ये प्रेजेंट नहीं होती है इस फ्रैक्शन में। इसमें क्या प्रेजेंट होता है हाईएस्ट, तो इसके अंदर सॉइल में ड्रेनेज और सॉइल एरेशन हाईएस्ट रहता है। इसको डिटरमाइन किस मेथड से करते हैं, इसको सिविंग मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है या यूं कहें ये इस पार्टिकल के बारे में आपके माइंड में एकदम सेटअप रहना चाहिए, बहुत अच्छे से इस चीज को आपको क्लियरली समझ लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्लास्टिसिटी क्या होती है और एरिएशन क्या होता है। आगे चल के क्वेश्चन आता है कि एरिएशन का सबसे बड़ा मीजर क्या होता है, सबसे अच्छा जो मीजर होता है वो क्या होता है, ODR होता है। ODR क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। सॉइल एयर आपकी जो एक प्रॉपर्टी आएगी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, वहां पे मैं आप लोगों को ODR अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कि ऑक्सीजन किस रेट से डिफ्यूज हो रही है, उसकी यूनिट, ODR क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सी मेथड यूज करते हैं ODR डिटर्मिनेशन के लिए, सारी चीजें आपको वहां डिटेल में साथ में आपको जो डार्सी लॉ वगैरह जो एयर मूवमेंट के लिए जो डिफ्यूजन के लिए जो लॉज लगते हैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप एरिएशन को समझिए क्या होता है, फिलहाल आप समझिए प्लास्टिसिटी क्या होता है, दोनों टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां हमने कहा माइक्रो पोर स्पेस, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि याद रखना माइक्रो पोर स्पेस के अंदर तो प्रेजेंट होता है, यहां तो प्रेजेंट होता है वाटर। कौन प्रेजेंट होता है, वाटर। यानी क्वेश्चन आया था कि वाटर कौन से पोर स्पेस में प्रेजेंट होता है, माइक्रो पोर में। मैक्रो का मतलब वो पोर स्पेस जिसका डायामीटर, मैक्रो पोर्स का मतलब क्या होता है, मैक्रो पोर्स का मतलब होता है व्हेन डायामीटर जो होता है या जो साइज होती है पोर की वो जनरली 0.06 mm से मोर देन होती है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो पोर स्पेस, जो किसमें होता है, सैंड में। और मैक्रो पोर स्पेस के अंदर याद रखना प्रेजेंट रहती है एयर। क्या प्रेजेंट रहती है, एयर, ध्यान रखना।
इसीलिए सैंड में क्या होता है, मैक्रोपोर स्पेस ज्यादा होता है तो उसमें एयर आ जाती है और एरिएशन होता है, जबकि क्ले में क्या हो जाता है, क्ले में एरिएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को हेल्ड करके रखती है, उसके सारे पोरोसिटी वाला पार्ट है या जो जिसके अंदर खाली जगह है पोर स्पेस, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर रहेगा तो एयर कैसे आएगी, तो एयर आ नहीं पाती और एरिएशन की कंडीशंस बहुत पोर हो जाती है। ये दोनों कंसेप्ट आपको अभी से अपने माइंड में सेट कर लेना है। आप 2-4 बार इस वीडियो को देखोगे, क्लास को देखोगे तो आपके ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्टिकल की। सेकंड नंबर पर आ जाता है सिल्ट। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, सिल्ट। उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस कर लेते जो हमने पहले पढ़े। पहले हम बात कर लेते हैं कि सर इसकी साइज क्या होती है, और साइज की हम बात करेंगे तो एक तो हम बात करेंगे ISSS के अकॉर्डिंग और एक हम बात करेंगे USDA के अकॉर्डिंग। दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज है। सर यहां तो हमें याद है 0.02 से लेकर 0.002 mm रहेगी, और इसकी क्या रहेगी 0.05 से लेकर 0.002 mm रहेगी। इसमें कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बातें हम कल पढ़ चुके हैं। कैसे याद करना है, कैसे याद करने का तरीका है, वो सारी चीजें मैंने कल आपको समझा दिया था। आज तो बस उसी का रिवीजन चल रहा है एक तरीके से। सर सिल्ट की शेप क्या होती है, अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि सर इसकी शेप क्या होती है। तो याद रखना इसकी शेप रहती है इर्रेगुलर। कैसी रहती है, इरेगुलर शेप रहती है। ध्यान रखना सिल्ट की कैसी रहती है, इरेगुलर शेप रहती है। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है, ये इंटरमीडिएट, ये क्ले और सैंड दोनों के बीच का पार्टिकल है, इसीलिए ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट पार्टिकल ऑफ सैंड एंड क्ले इज, तो वो रहता है सिल्ट। तो याद रखना इट इज इंटरमीडिएट, इट इज इंटरमीडिएट पार्टिकल of intermediate particle between sand and clay। सैंड और क्ले के इंटरमीडिएट पार्टिकल है, इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं है। तो एक छोटा सी बात है जो आपको पहले ही क्लियर होगी थी, तो बहुत कॉमन बात है। इसके बाद देखो, इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है और क्या नहीं। सारी प्रॉपर्टीज मीडियम रहती है, जो हमने वहां पर बात की थी। देखो ध्यान देना, ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी, ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें मीडियम रहती है। जो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज लोवेस्ट थी या एब्सेंट थी, वो यहाँ पर हो जाती है मीडियम। यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली कह देंगे मीडियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मीडियम क्या क्या रहता है, मीडियम एक साथ लिख देता हूं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसके अंदर स्लाइटली प्लास्टिक होती है। याद रखना ये कैसी रहती है, स्लाइटली, स्लाइटली प्लास्टिक होती है, स्लाइटली स्लाइटली स्टिकीनेस होती है। ये सारी चीजें जो इसके अंदर मीडियम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम सरफेस एरिया होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट ससेप्टिबल है, मोस्ट ससेप्टिबल टू इरोजन। यानी कि ये क्वेश्चन इतने बार पूछा जा चुका है जीआरएफ में, एसआरएफ में, या यूं कहूं जो बच्चा राजस्थान के अंदर सोइल साइंस से जीआरएफ की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहा है या सोइल साइंस की जो पीजी का एग्जाम लगता है उसकी तैयारी कर रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें ही। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, मोस्ट ससेप्टिबल टू इरोजन। इरोजन के अगेंस्ट मोस्ट ससेप्टिबल पार्टिकल कौन सा है, वो है सिल्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं सबसे छोटा वाला यानी कि क्ले पार्टिकल मोस्ट ससेप्टिबल है, पर ऐसा नहीं है। उसमें कोहेशन फोर्स बहुत हाई रहता है, इसीलिए वो ससेप्टिबल नहीं रहता है। वो इजीली डिटेच होकर इरोजन को क्रिएट करने के लिए क्लॉगिंग का काम नहीं करता है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, आप लोगों के स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टीज मीडियम होती है, ये बहुत इजीली क्या करता है, सॉइल के पोर स्पेस में क्लॉगिंग करता है। क्लॉगिंग क्या होता है वो भी समझाऊंगा आपको आगे। तो क्लॉगिंग करता है, और क्लॉगिंग का रिजल्ट क्या होता है, जैसे ही पोर स्पेस क्लॉग होता है, वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है, परकोलेट नहीं होता है, और रन ऑफ के रूप में फ्लो होना स्टार्ट होता है, जिससे इरोजन बहुत ज्यादा होता है। तो मोस्ट ससेप्टिबल पार्टिकल, इसके बीच में पार्टिकल और लिख दो, मोस्ट ससेप्टिबल पार्टिकल
मोस्ट ससेप्टेबल पार्टिकल टू इरोजन। और इरोजन में भी ध्यान रखना, बोथ टाइप ऑफ इरोजन, याद रखना बोथ टाइप ऑफ इरोजन, यानी कि ये विंड के प्रति भी, विंड प्लस वाटर दोनों टाइप का जो इरोजन है दोनों के प्रति मोस्ट ससेप्टेबल होता है। ये बात आपको अच्छे से माइंड में सेट करनी है। ससेप्टेबल का मतलब होता है जिसका इरोजन बहुत आसानी से हो जाए, वो ससेप्टेबल है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसका सबसे लास्ट में हो, वो सबसे ज्यादा रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता हो, तो इसमें सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है। इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये मोस्ट ससेप्टेबल है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें तो जो सैंड पार्टिकल है वो नेक्ड आई से इजीली दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ ले कि सैंड आपको देखना है, तो सैंड पार्टिकल के लिए आपको पूछ लिया जाए कि ये क्या इजीली दिखाई दे देता है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल, ये इजीली नेक्ड आई से दिखाई दे देता है। तो हम कह देंगे कि विजिबल टू नेक्ड आइज, यानी कि ये नेक्ड आई से इजीली दिखाई दे सकता है। आप सैंड पार्टिकल्स को जैसे ही हाथ में लोगे आपको सैंड पार्टिकल गिन लीजिए, इजीली दिखाई दे देंगे। दूसरी बात, सैंड पार्टिकल के अंदर डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। डोमिनेंट जो मिनरल होता है इसके अंदर, डोमिनेंट मिनरल होता है वो मिनरल होता है क्वार्ट्ज। क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। और क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2। क्या होता है क्वार्ट्ज का फॉर्मूला, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सैंड फ्रैक्शन में मोस्ट डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है, तो क्वार्ट्ज। यानी कहने का मतलब आपको आगे चल के जब मैं मिनरल्स, रॉक्स, वेदरिंग पढ़ाऊंगा वहां पर आप लोगों के मिनरल्स भी आएंगे, तो एक प्राइमरी मिनरल होता है जिसका नाम है क्वार्ट्ज। यानी जो आप मिट्टी हाथ में लेते हो तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आपको जो लार्ज साइज वाले बड़े बड़े पार्टिकल दिखते हैं ना, व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल टाइप के, व्हाइट से क्रिस्टल दिखते हैं, वो क्वार्ट्ज के होते हैं। और वैसे उनका डायमीटर ज्यादा होने से हम उसको बोलते हैं सैंड। तो सैंड के अंदर सबसे ज्यादा डायमीटर किसका होता है, क्वार्ट्ज का होता है। ठीक वैसे ही अगर आपको ये पूछा जाए कि क्या सिल्ट हमको दिखाई देती है, तो ये जनरली ध्यान रखना, इट इज सीन थ्रू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है उससे दिखाई देती है। तो हम इसमें लिख देंगे सीन थ्रू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये भी पूछा हुआ है कि इसको अगर हमको देखना है तो किससे देखेंगे, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम इजीली इसको देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा ये मोस्ट ससेप्टेबल होती है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये प्रॉपर्टीज सारी इंटरमीडिएट होती है, इरेगुलर शेप होती है, साइज इसकी हो गई है। बाकी मैं आपको एक टेबल और बनवाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपकी फिर से क्लियर होगी। लास्ट फ्रैक्शन जो आ जाता है वो आ जाता है क्ले। लास्ट में क्या आ जाता है, क्ले। अगर क्ले की साइज की हम बात करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सा भी क्लासिफिकेशन हो, सबसे पहले पॉइंट के बाद में कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो, उसके बाद में 2 mm, ये इसकी साइज है। इससे अगर लेस देन किसी पार्टिकल का डायमीटर है, दैट इज नॉन एज क्ले, उसको हम क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। अगर इसकी शेप की बात की जाए कि सर इसकी शेप कैसी होती है, ये दिखाई कैसी देती है, तो याद रखना इसकी शेप होती है प्लेटी। कैसी शेप होती है, प्लेटी का मतलब होता है प्लेट लाइक, ऐसे चपटी रहती है। ये कैसे रहती है, क्ले की पार्टिकल्स होते हैं एकदम चपटे रहते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर या जो शेप रहती है वो कैसी रहती है, प्लेट के जैसी शेप होती है, प्लेटी रहती है। और प्लेटी नहीं रहेगी तो इसकी शेप रहेगी स्फेरिकल। कैसी रहेगी, स्फेरिकल शेप रहेगी इसकी। यानी मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो प्लेटी है। अपने को याद क्या करना है, अपने को याद प्लेटी करना है। तो प्लेटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्फेरिकल भी हम कह सकते हैं इसकी शेप रहती है। इसके बाद देखो आगे चलते हैं। हाँ देखो, इसके बाद में प्लेटी एंड स्फेरिकल शेप हो गया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। या जैसे हम बात करें कि सर इसको किससे देखा जा सकता है, अगर आप क्ले पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देखना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट विजिबल थ्रू नेक्ड आइज। आपको अगर देखना है तो इसको सीन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको इसको देखना है तो इसको देखने के लिए किसका यूज करते हैं, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके लिए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, उसको नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देखो ध्यान देना, प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं।
इसके अंदर कम क्या रहता है वो पहले लिखवा रहा हूं, क्योंकि बाकी तो सारी चीज ज्यादा होती है, तो जो कम वाला है वो पहले लिखवा देता हूं। तो इसमें हो जाता है पुअर सॉइल एरिएशन एंड ड्रेनेज। कहने का मतलब जो एरिएशन होता है वो भी क्या रहता है, बहुत कम रहता है, और ड्रेनेज होता है ये भी क्या रहता है, कम रहता है। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो हाईएस्ट रहती है। तो ध्यान रखना, हाईएस्ट क्या क्या रहता है, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी, प्लास्टिसिटी या स्टिकीनेस, या फिर हम बात करें तो इसके अलावा जो बच जाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, प्लास्टिसिटी, सरफेस एरिया, पोरोसिटी, ये एटसेट्रा सारी की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर हाईएस्ट रहती है। ये सारी प्रॉपर्टीज में क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है। जैसे मान लीजिए आपने सैंड पार्टिकल्स को अगर एनालाइज करना है, सैंड पार्टिकल्स को अगर आपको डिटरमाइन करना है कितना है, उनको एस्टिमेट करना है, तो आपने सिविंग मेथड का यूज किया था। सैंड पार्टिकल्स की जगह आपको मैं दिखा देता हूं, आपको मैंने बताया था कि सिविंग मेथड का यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको जो क्ले या आपका जो सिल्टी पार्टिकल्स है उनको डिटरमाइन करना है, तो कौन सी मेथड करेंगे, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए, या फिर याद रखना सिल्ट पार्टिकल्स को जो होते हैं इनको डिटरमाइन बाई सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मेथड। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्ले पार्टिकल्स या फिर सिल्ट पार्टिकल्स आर डिटरमाइंड बाय विच मेथड, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपने एक जार लिया है और इसमें सारे पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर है। अब जिसका डायमीटर बड़ा होगा वो सबसे पहले नीचे की तरफ आके सेटल डाउन हो जाएगा, और छोटे वाला जो है वो स्लोली आके सेटल डाउन होगा। तो हम क्या करते हैं, क्ले को और सिल्ट को फ्रैक्शनेट अलग अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन का जो प्रिंसिपल है उसका यूज करते हैं। इसका मतलब अगर आपको अब ये पूछा जाए कि बताइए क्ले को किससे डिटरमाइन करते हैं, तो डिटरमिनेशन की बात करते हैं, डिटरमिनेशन की एग्जामाइन करने की बात करते हैं, तो आप कहोगे सर इसके लिए भी सेडिमेंटेशन मेथड का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने सीविंग किया, छलनी से छाना, सैंड को अलग किया, और सिल्ट और क्ले एक जगह रहते हैं, उनको अलग करना है तो क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन से दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे और उनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। ये सेडिमेंटेशन का बात हो गया। इसको देखते किससे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। शेप कैसे होती है, प्लेटी होती है। इसका डायमीटर अलग अलग है नहीं, क्योंकि कोई सा भी क्लासिफिकेशन हो सब में डायमीटर क्या है, सेम ही दिया हुआ है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। या बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें हुई है। ये क्लास आप लोगों के लिए मैं ये कहूंगा इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बेसिक चीजें पर अपनी कमांड नहीं बनाई, इन बेसिक चीजों पर आपने अपनी पकड़ नहीं बनाई, तो आगे जाके आप जो मेन जीआरएफ स्कॉलर या मेन एसआरएफ का जो ड्रीम देखते हो, वहां पर मैं कहूंगा आपको दुलमिल हो जाते हैं एक तरीके से। क्यों, क्योंकि ये बेसिक चीजें ही है जो आपके जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। देखो एसआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक चीज माइंड में सेट कर लेनी चाहिए, उनका पेपर इतना इजी नहीं आता है। आप लोगों का ऑलरेडी पेपर ऐसा आता है जिसमें से मैं यूं कहूंगा 70% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको अटेंड करने लायक होते हैं। 70 से 80% क्वेश्चन, 30-40% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको वैसे भी छोड़ने होते हैं, क्योंकि आपके जनरल जो क्वेश्चन आते हैं, जनरल जो अवेयरनेस वाले क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी ऐसे होते हैं जो आप लोग कभी बुक्स में पढ़ते ही नहीं हो। वो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा चीजों पर ध्यान देना होगा। एक्स्ट्रा कहां से, जैसे आईसीआर की साइट पर अपडेट्स क्या है, जैसे अपने यूट्यूब चैनल पर मस्टर्ड की जो वेराइटी है उसका एक अपडेट मैंने डाला था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने कहां से लिया, मैंने आईसीआर की साइट से लिया। तो आप लोग जो बेसिक जानकारी है उसके लिए अपने यूट्यूब के जो पोस्ट है उसको भी देखते रहिए, क्योंकि जो बेसिक जानकारी आती रहती है, कोई नया अपडेट होता है आईसीआर का, तो वो अपडेट मैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो यूट्यूब के ऊपर जो पोस्ट होते हैं उनको भी आप थोड़ा नजर मारते रहना, वहां बेसिक चीजें होगी। फिर सारे एक साल के जो कंप्लीट जो जनरल के अवेयरनेस वाली चीजें होगी उनको सारा एक लिस्ट बनाकर मैं आपको करंट जो एग्रीकल्चर जनरल या यूं कहे करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर जो होंगे वो उसकी एक क्लास में लास्ट में लेकर आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
फिलहाल ये चीजें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और यहाँ तक का आप एकदम नोट कीजिए। कल की क्लास के लिए मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन की जो क्लासेज है वो अलग चल रही है, वो अलग चलेगी। फिलहाल इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल हम क्या करेंगे, कल हम सैंड के बीच में, सिल्ट के बीच में और क्ले के बीच में, तीनों टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे, या यूं कहें कि इनको एक डिफरेंस से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इनके डिफरेंस से ही आता है, और यह आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कल की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल टेक्सचर, यानी कि जो अगली क्लास है वो सॉइल टेक्सचर के नाम से आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। सॉइल सेपरेट जो है वो 2 क्लास में आपका ऑलमोस्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। उम्मीद करता हूं आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बाकी आपको कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप ऐप के ऊपर मैसेज डाल सकते हो। आपके मैसेज वगैरह स्टाफ के द्वारा कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किए जाते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको फटाफट से सॉल्व भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।